नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और वीडियो विशेष में आज बात उस खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 150 ग्राम बारूद यूपी विधानसभा में भयानक तबाही मचा सकता था। देश की सबसे बड़ी असेंबली मटियामेट हो सकती थी। असेंबली से बरामद सफेद बम से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि विधानसभा में यह बम किसने प्लांट किया, किसने रची असेंबली को दहलाने की साजिश, और विधानसभा की सुरक्षा में सेंध किसने लगाई। विधानसभा को उड़ाने की साजिश किसने रची? असेंबली में किसने रखा विनाशकारी बम? आतंक के PETN अटैक पर बड़ा खुलासा। सिर्फ एक धमाका होता और विधानसभा भवन समेत सब उड़ जाते। एक सेकंड में ये बम आधी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता था। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जमहूरियत के इतिहास में दहशत का इससे खतरनाक और घिनौनी साजिश पहले कभी नहीं रची गई होगी। साजिश पहले कभी नहीं रची गई होगी। दुनिया का सबसे खतरनाक बम बड़ी आसानी से देश की सबसे बड़ी विधानसभा में प्लांट कर दिया गया और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के इतिहास में लोकतंत्र के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश थी। जितना विस्फोटक मिला है उससे बड़ा धमाका किया जा सकता था। 150 ग्राम PETN से एक बड़ी बस या ट्रक को आसानी से उड़ाया जा सकता है। छोटा मोटा घर बड़ी आसानी से तबाह हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर ये अनहोनी हो जाती तो विधानसभा का आधा हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो जाता और आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे जान माल की कितनी हानि होती। सवाल है, क्या सिर्फ 150 ग्राम विस्फोटक से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है? ऐसा हो सकता था क्योंकि विधानसभा के अंदर PETN नाम का जो विस्फोटक मिला है उसे दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है। IIT से भी ज्यादा विध्वंसक और RDX से भी ज्यादा खौफनाक। PETN क्या है? देश और विदेश में कब कब इसने तबाही मचाई, ये कैसे काम करता है और इतना खतरनाक क्यों है, सब बताएंगे। पर पहले इस सवाल पर आना जरूरी है कि यूपी विधानसभा के अंदर तक इतना विध्वंसक एक्सप्लोसिव आखिर पहुंचा कैसे, किसकी साजिश है ये? कोई आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन वो व्यक्ति है, और जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को ही तैनाती का अवसर विधान भवन के अंदर, विधान भवन के बाहर दें। एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम यहां पर हम लोगों को खड़ा करना चाहिए जो वास्तव में इस विधान भवन को सुरक्षित रख सकें और इसी प्रकार की व्यवस्था फिर हम लोग अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में भी दे सकें। ऐसा नहीं कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे किसी खतरे का अंदेशा नहीं था। हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी समेत देश के 4 राज्यों में सुरक्षा संबंधी हाई अलर्ट जारी किए गए थे। ऐसी खुफिया खबर थी कि आतंकी भगवा वेश धारण कर कांवड़ियों के समूह या बस पर हमला कर सकते हैं। पर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई साजिश पनप रही होगी, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। NIA इसकी जांच जरूर करें और ये तथ्य सामने आने चाहिए कि जो भी इस मामले में दोषी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस चेयर के द्वारा इस प्रकार के डायरेक्शन जारी होने चाहिए। NIA की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विधानसभा की सुरक्षा में ATS कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। खुद CM सुरक्षा रिव्यू कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालयों के साथ साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं।
पर अभी तक इस साजिश के टेरर कनेक्शन का कोई पुख्ता क्लू नहीं मिल पाया है। फोरेंसिक जांच लेबोरेटरी में यह पाया गया कि इसमें PETN एक्सप्लोसिव है। उसके बाद से ये हुआ कि कैसे आया, इस इशू को लेकर के सभी स्तर पर चिंता हुई और इस पर मंथन हुआ है कि विधानसभा की सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जाए और जो भी यथासंभव कदम हो, प्रभावी कदम इमीडिएटली उठाए जाए जो इमीडिएट डुएबल्स हैं और एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि विधानसभा परिसर की सुरक्षा हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंचाने वाले आतंकियों का मकसद किसी बड़ी तबाही को अंजाम देना था। जाहिर है इसके लिए काफी पहले से तैयारी चल रही होगी, काफी लंबा चौड़ा टेरर नेटवर्क होगा, इसके पीछे बड़े बड़े शातिर दिमाग होंगे। इस पूरी साजिश में विधानसभा के अंदर और बाहर से आने वाले कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन सारे सवालों पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी विधानसभा की सुरक्षा में कहां रह गई चूक और अब कैसे फुल प्रूफ होगी ये सुरक्षा। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी और विजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां एक बात साफ कर दें कि यूपी विधानसभा में यह विस्फोटक कब मिला, सुरक्षा कारणों से यह जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन इस खतरनाक साजिश के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा सरकारी महकमा और सुरक्षा तंत्र जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुट गया है। NIA इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि साजिश का सच जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूपी विधानसभा सुरक्षित भी है या नहीं। सवाल है 3 लेयर वाली सुरक्षा में सेंध लगी कैसे। आप तो बहस नहीं कर पाएंगे सर, आप सर ये बताएं, आप ऊपर बात कर लीजिए, जो बात करिए सर अधिकारियों से। कांस्टेबल हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा। आप ऊपर बात कर लीजिए, जो बात करिए सर अधिकारियों से। दारोगा जी ने भी हाथ जोड़कर लाचारी जता दी। ये पुलिस वाला भी महिला सांसद को हाथ जोड़कर मनाता रहा। ये तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं और पुलिस को हाथ जोड़ने पर मजबूर करने वाले ये तीनों नेता हैं। ऐतराज सिर्फ इस बात का है कि पुलिस इनकी सुरक्षा जांच क्यों करना चाहती है। आप ऊपर बात कर लीजिए, जो बात करिए सर अधिकारियों से। देखिए, ग्रीन साड़ी में ये बीजेपी की सांसद प्रियंका रावत हैं, जिन्हें सुरक्षा जांच के लिए रोका गया तो उन्हें पुलिस से शिकायत हो गई। इस कांस्टेबल को देखिए, हाथ जोड़े जिस नेता से वो सुरक्षा जांच देने की मिन्नतें कर रहा है वो बीजेपी के सांसद सुभाष त्रिपाठी हैं। इन्हें सुरक्षा जांच पर ऐतराज है। जो बात करिए सर अधिकारियों से। सत्ता और सियासत की हेकड़ी ऐसी कि सुरक्षा के लिए होने वाली जांच को ये माननीय अपनी तौहीन मानते हैं। ऐसे में यूपी में सुरक्षा बंदोबस्त की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप ऊपर बात कर लीजिए, क्योंकि जब नेताओं का ऐसा रवैया होगा तो विधानसभा हो या संसद, सुरक्षा में चूक कहीं भी हो सकती है। सुरक्षा जांच को लेकर नेताओं का नजरिया आपने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के सुरक्षा लेयर के बारे में भी जान लीजिए। यूपी असेंबली में 3 स्तर का सुरक्षा चक्र है और ये सारी चीजें तब हैं जब यूपी विधानसभा के अंदर PETN जो विस्फोटक है उसके मिलने की बात सामने आ चुकी है। यानी ये जो लोग अगर चेकिंग की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, ये इन नेताओं के लिए ही कर रहे हैं, इन विधायकों के लिए ही कर रहे हैं। और अगर 3 लेयर सिक्योरिटी है और उसकी एक लेयर भी टूटती है तो किस तरीके का खतरा पैदा हो सकता है वो इस बात से साबित हो चुका है कि अंदर विस्फोटक मिल रहा है। बावजूद इसके इन नेताओं की, इन विधायकों की हेकड़ी खत्म नहीं होती। इनके लिए किसी को अपनी गाड़ी चेक करने देना या किसी सुरक्षा जांच के दायरे से गुजरना, इनके लिए ये बात इनकी शान के खिलाफ होती है और ये बात आज भी साबित हुई। आप देखिए 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तीनों जगह पुलिस वाले हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं। सवाल तो पहला यह है कि पुलिस वाले हाथ क्यों जोड़ें, पुलिस वाले मिन्नतें क्यों करें। यह सुरक्षा आपके लिए है और आप अगर जनता के नुमाइंदे हैं तो आप जनता से ऊपर नहीं हो सकते। जनता से तो पुलिस ऐसे हाथ जोड़कर नहीं कहती कि आप जांच करवा लीजिए। फिर विधायकों से क्यों? प्रधानमंत्री मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, उस हिसाब से विधायक भी सेवक ही हुए, लोगों के सेवक जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है। तो फिर इन सेवकों के सामने उनकी सुरक्षा जांच करने के लिए हाथ क्यों जोड़ना पड़े? सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए है,
वहां जो भी लोग तैनात हैं, अगर विधानसभा में कोई स्थिति ऐसी बन जाए, कोई धमाका हो जाए, तो सबकी जान पर खतरा है। तो फिर नेता इस बात को क्यों नहीं समझते? ये तस्वीरें आप यूपी विधानसभा के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर जांच तेज कर दी गई, बढ़ा दी गई जैसे ही खबर मिली कि विस्फोटक बरामद हुआ है, और उसके बाद यह हाल है कि नेता जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, गाड़ी की तलाशी लेने देने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी तब जब पास नहीं लगा हुआ है। चिंता का विषय है कि इतने सुरक्षा घेरों को तोड़ के कोई भी व्यक्ति पाउडर जैसा सफेद पदार्थ लेके विधानसभा के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद वो पाउडर पकड़ा जाता है, उसकी जांच होती है और पता चलता है कि वो एक विस्फोटक है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां पर चूक हुई है। यूपी विधानसभा के इस 3 चक्रों वाले सुरक्षा घेरे को भेदना अब तक नामुमकिन माना जाता था, पर विधानसभा के अंदर PETN विस्फोटक मिलने के बाद ये दावा भी गलत साबित हो गया है। से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आज वहां पर हमें स्वयं की सुरक्षा पर लग रहे सेंध के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर होकर के खड़ा होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने सिक्योरिटी ब्रीच पर गहरी चिंता जताते हुए इसे दुरुस्त करने के लिए सभी विधायकों से सुरक्षा जांच में मदद की अपील की। योगी ने विधानसभा की सुरक्षा के लिए 11 उपाय बताए। पहला, विधानसभा में बिना पास के वाहनों की एंट्री बंद हो। दूसरा, सभी के लिए एंट्री पास का नियम लागू हो। तीसरा, सभी कर्मचारियों की एक ड्रेस हो। चौथा, अनावश्यक भीड़ भाड़ को कम किया जाए। पांचवा, सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन हो जिसका सभी पालन करें। छठा, हर कर्मचारी की एंट्री पर पुलिस जांच की जाए। सातवां, सबकी जांच हो, विधायक भी सहयोग करें। आठवां, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन हो। नौवां, सदन में फोन न लाएं या साइलेंट मोड में रखें। 10वां, बैग और फोन रखने की व्यवस्था बाहर की जाए। और 11वां, विधानसभा विधान परिषद के बीच सुरक्षा पर सामंजस्य बढ़ाया जाए। यूपी असेंबली में जो विस्फोटक रखा गया उसे PETN कहते हैं। बताते हैं आपको क्या है PETN और देश और दुनिया में इसका कब कब आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया। तारीख 7 सितंबर 2011, जगह दिल्ली हाई कोर्ट। यही वो तारीख थी जब दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए जबरदस्त आतंकी धमाके ने कोहराम मचा दिया। उस ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए और 76 लोग घायल हो गए थे। देश में आतंकी धमाके तो इससे पहले भी कई बार हुए, लेकिन ये ब्लास्ट इसलिए सबसे अलग था क्योंकि इसमें पहली बार PETN विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। PETN काफी शक्तिशाली विस्फोटक होता है जिसका इस्तेमाल ज्यादा करके आतंकी ट्रेन में धमाकों के लिए करते हैं। देखिए, सफेद रंग का ये पाउडर, यही है PETN विस्फोटक, जिसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। प्लास्टिक मटेरियल होने की वजह से मेटल डिटेक्टर इसे कैच नहीं कर पाता, वही गंधहीन होने की वजह से स्निफर डॉग इसे सूंघ नहीं पाते। PETN विस्फोटक है ही इतना यूनिक और डेंजरस। अपनी इसी खासियत की वजह से ये विस्फोटक आतंकी संगठनों की पहली पसंद माना जाता है। अलकायदा से लेकर लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन इस विस्फोटक का इस्तेमाल करते आए हैं। PETN का पूरा नाम है पेंटाइरीथ्रिटोल ट्राइनाइट्रेट। इसकी जरा सी मात्रा भी काफी बड़ी तबाही मचा सकती है। PETN एक शॉर्ट फॉर्म है एक्सप्लोसिव की, जो कि सेमटेक्स फैमिली का है। ये बहुत पावरफुल है और आज के दिन टेररिस्ट के लिए ये सबसे पॉपुलर एक्सप्लोसिव है, अगर उनको मिल सकता है तो। इसके क्रिस्टल वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है, इसलिए सील्ड बॉक्स में उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसको या तो शॉक वेव से एक्सप्लोड किया जा सकता है या हीट से। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल से पहले PETN का दुनिया में कई बम धमाकों में प्रयोग किया जा चुका है।
साल 2001 में शू बॉम्बर के नाम से कुख्यात आतंकी रिचर्ड रीड ने मियामी से जाने वाले अमेरिकी एयरलाइंस जेट पर इसका इस्तेमाल किया था। साल 2009 में अल-कायदा आतंकी उमर फारूक अब्दुल मुतल्लब ने नॉर्थ वेस्ट जाने वाली एक फ्लाइट में PTN के इस्तेमाल की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। साल 2010 के अक्टूबर में यमन से अमेरिका जाने वाले एक कार्गो प्लेन में PTN विस्फोटक बरामद हुआ था। जल्दी पकड़ में नहीं आने और बेहद घातक होने के चलते PTN को दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आईडी और RDX दोनों खतरनाक विस्फोटक माने जाते हैं, लेकिन इससे ब्लास्ट कराने के लिए डिटोनेटर या फिर टाइमर की जरूरत पड़ती है। बिना इसके इन दोनों का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए। लेकिन PITN एक ऐसा पदार्थ है जो कि महज पाउडर होता है और बिना डिटोनेटर और टाइमर के इससे बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है, जहां सिर्फ हीट से ही यानी गर्मी से ही इस पाउडर से बड़ा धमाके को अंजाम दिया जा सकता है। रजत राकेश टंडन और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वीडियो विशेष में अब आज की सबसे अच्छी खबर। देश में पहली बार सोलर पैनल ट्रेन आज से चलने लगी। सोलर पैनल ट्रेन का मतलब है ट्रेन के लाइट, पंखे सब सूरज की रोशनी से चलेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, DMU क्यों खास है और क्यों इसे न देश की पहली DMU ट्रेन बल्कि दुनिया की पहली DMU ट्रेन कही जा रही है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दोष गुप्ता है। और आप देख सकते हैं इस कोच के आखिरी पार्ट में जो है एक अलग तरह का बैटरी बैकअप लगाया गया जो आज तक नहीं लगाया गया, और इसको सोलर अलग तरह का बैटरी बैकअप लगाया गया जो आज तक नहीं लगाया गया, और इसको सोलर चार्जर कंट्रोल से जोड़ा गया है। और एक जो थ्रेट होती है, लगातार देखते हैं कि DMU ट्रेन में चोरी मारपीट की घटना होती है, लोग उखाड़ करके ले जाते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे, आखिरकार इसे किस तरह से सेव किया जाए। निर्दोष जी, क्या खास है और किस तरह से सोलर पैनल से जुड़ा हुआ है? ये हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आपने कहा कि चोरी के मद्देनजर रखते हुए, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा 110 वोल्ट DC पे चलता है, क्योंकि रेलवे में जितने भी हमारे लाइट और पंखे चलते हैं 110 वोल्ट DC पे चलते हैं। इनमें से कोई भी इक्विपमेंट आप चाहें कि मैं घर ले जाऊं उखाड़ के, कोई भी इस तरह का विचार भी अपने मन में लाता है तो वो उसके लिए कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि घर पे हमारी जो आती है वो 230 वोल्ट DC सप्लाई आती है। और ये कोई भी सिस्टम घर पे किसी काम का किसी के लिए नहीं है सिवाय एक डब्बे के अलावा। तो कोई लेके जाने की सोचता भी तो वापस इधर ही रख के जाएगा कि साहब मेरे काम का नहीं रहा। किस तरह के इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं? इसमें हमने जितने भी इक्विपमेंट लगाए हैं, ये पूरा आप इसका कैबिनेट देख रहे हैं, ये पूरा एंटी थेफ्ट कैबिनेट है, जिसको हमने नीचे से वेल्ड किया हुआ है ट्रेन के कोच के साथ। और अगर आप इसको खोलना भी चाहें, इसके लिए हमने जो एंटी थेफ्ट प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जो लॉक एंड की अरेंजमेंट है वो नॉर्मली आपको मार्केट में किसी चाबी से नहीं खुलेगा। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की है विच हैज बीन गिवन टू जो रेलवेज की टीम होती है उनके पास हम लोग दिए रहते हैं। तो ये नॉर्मली कोई चाहे भी उसको लेके भी जाएगा, वो वापस कल को रख के जाएगा कि साहब मेरे किसी काम का है नहीं। ये हमारा चार्ज कंट्रोलर है, जो कि ऊपर से जो चार्ज आ रहा है सोलर के मॉड्यूल के थ्रू, ये उसको कंट्रोल करके बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक तरह की वोल्टेज चाहिए 110 वोल्ट, वो बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी, इसकी सप्लाई इधर से पैरेलली इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी आती है, जो कि सारे लाइट और पंखे अभी आप देख रहे हैं चलते हुए, वो सारे के सारे इसके थ्रू चल रहे हैं। जो अभी पंखे से हवा आ रही है, ये हवा सूर्य से आ रही है, मतलब सौर ऊर्जा से पंखे चल रहे हैं। लाइट जो जल रही है वो भी सनलाइट से जल रही है, जो देश की इस तरह की पहली DMU ट्रेन है। इसमें कई खास बातें हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी है। सक्सेना जी, ये लाइट फैन के अलावा सीटें भी देखने काफी कंफर्टेबल है, पानी रखने के लिए नीचे जगह भी है, लेकिन और क्या खास है जो देश में पहली बार और वर्ल्ड में आप लोग पहली बार कह रहे हैं? देखिए, 1600 हॉर्स पावर के ट्रैक्शन वाली, ब्रॉड गेज नेटवर्क पे चलने वाली और बैटरी बैंक के साथ सोलर पावर्ड कोचेस वाली ये पहली ट्रेन। अब हमारे पास बैटरी बैंक है, तो स्टोर्ड सोलर एनर्जी से हमारे लाइट पंखे चलते रहेंगे और ये स्विचिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। लाइव में चल रहा है तो ठीक है, लाइव में किसी वजह से बिजली उपलब्ध नहीं है सोलर एनर्जी, तो स्टोर्ड सोलर एनर्जी चल जाएगा। और किसी वजह से खुदा ना खास्ता 2-3 दिन तक वो भी नहीं है, मान लीजिए बादल छाए हुए हैं, तो वो भी जो है हमारे डीजल इंजन से हम पावर लेना शुरू कर देंगे और वो भी ऑटोमेटिक स्विचिंग हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक जो स्विचिंग हो रही है, ये इक्विपमेंट हमने लगाया है और कंप्यूटराइज इक्विपमेंट लगाया है, उसमें पूरा डाटा में दिखता रहेगा कितने किलोवाट आ रही है, किस गति से आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देख सकते हैं। पेन ड्राइव से डाटा लेके बाद में कंप्यूटर में एनालाइज भी कर सकते हैं, वो सिस्टम भी है। तो ये बड़ा हाईटेक
हाईटेक सोलर पावर्ड कोचेस हैं और जो सोलर पैनल लगाए हैं वो भी हाईटेक लगाए गए हैं ताकि बेहतर सोलर एनर्जी वो दे सके। रविंद्र जी, जिस तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारी की, कितना चैलेंजेस था और कितना वक्त लग गया? देखिए, इसको करने में हमें फाइनली करीब 3 से 4 महीने लगे इस डब्बे के ऊपर लगाने में, और 6 डब्बे हैं तो उसको करने में इसी हिसाब से जैसे जैसे डब्बे बनते गए हम लगाते गए। ये जो हमने सोलर पैनल लगाए हैं इनकी लाइफ मैन्युफैक्चर की वारंटी है 25 ईयर्स की, तो ये 25 साल तक काम करेंगे। पूरे इंडिया में जहां भी पैनल लग रहे हैं सोलर के, सब मैन्युफैक्चर की 25 साल की वारंटी के साथ आ रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखें या ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की दृष्टि से, तो ये कोचेस कितने फायदेमंद हैं? देखो, पर कोच में जो हमने 4.5 किलोवाट लगाया, उससे हमारी जो एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसको कहते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कोच पर ईयर बचत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये DMU ट्रेन चलाई गई है, ये सभी तरह से फायदेमंद है रेलवे के लिए। और जहां तक ग्रीन हाउस इफेक्ट का सवाल है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करेगा और सालाना एक कोच 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। कैमरामैन निरंजन के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वीडियो विशेष में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जिंदगी।